राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग 1919 से 1922। आज हमारा इसके संबंध में भाग द्वितीय है। प्रथम भाग में हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से जस्टिस रोलेट की अध्यक्षता में या सभापतित्व में एक समिति का गठन किया गया। उसकी सिफारिशों के आधार पर किस तरह से विधेयक तैयार किए गए, विधेयकों को विधान परिषद के सामने रखा गया। एक विधेयक उसमें पारित हुआ जो रोलेट एक्ट अथवा रोलेट अधिनियम के नाम से पुकारा जाता है। रोलेट बिल्स के विधान परिषद में प्रस्तुत होते ही सारे देश में विरोध की लहर दौड़ गई थी और प्रदर्शन प्रारंभ हो गए थे, किंतु रोलेट एक्ट ने राष्ट्रीय आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया और काला कानून कहकर देश के सभी वर्गों ने इसका जोरदार विरोध किया। यद्यपि इस अधिनियम के अंतर्गत देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के बहाने अंग्रेज नौकरशाही जिसको चाहे जब तक चाहे बिना कोई मुकदमा आदि चलाए जेल में डाले रख सकती थी। थोड़ा इस पे ध्यान दें। इस अधिनियम की जो बात क्या थी वो मुख्य, इस अधिनियम के अंतर्गत देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के बहाने अंग्रेज नौकरशाही जिसको चाहे जब तक चाहे बिना कोई मुकदमा आदि चलाए जेल में डाले रख सकती थी। इस प्रकार ये अधिनियम जनता की साधारण स्वतंत्रताओं पर कुठाराघात था तथा अंग्रेज सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। और जैसा मैंने बताया था कि इनके विधान परिषद में प्रस्तुत होते ही सारे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन प्रारंभ हो गए थे और काला कानून कहकर देश के सभी वर्गों ने इसका जोरदार विरोध किया था। सरकार की दमन नीति और रोलेट एक्ट ने गांधी जी को राजभक्त से विद्रोही बना दिया। गांधी जी ने जनता से अपील की कि 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल रखी जाए और इस दिन को रोलेट एक्ट पास करने के अन्याय के विरुद्ध मातम के दिन के रूप में मनाया जाए। यानी गांधी जी ने 6 अप्रैल का दिन निश्चित किया और कहा कि देश भर में हड़ताल की जाएगी और रोलेट एक्ट पास करने के अन्याय के विरुद्ध मातम के रूप में इस 6 अप्रैल के दिन को मनाया जाएगा। यानी 17 मार्च 1919 को ये विधेयक रखा गया था और 6 अप्रैल का दिन ये गांधी जी द्वारा निर्धारित किया गया था। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के बहाने पंजाब और दिल्ली में गांधी जी का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, क्योंकि ये जो चल रहा था उसमें कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई थी। कोई छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी जो कोई विशेष मायना नहीं रखती थी और इन हिंसा की जो छोटी मोटी घटनाएं हैं उन्हीं का बहाना बनाकर अंग्रेजी सरकार ने पंजाब और दिल्ली में गांधी जी का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। गांधी जी सरकारी आज्ञा की अवहेलना करते हुए दिल्ली की ओर चले, परंतु 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश फैल गया। एक तरफ रोलेट एक्ट का जोरदार विरोध किया जा रहा था, गांधी जी के आह्वान पर हड़ताल रखना और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना 6 अप्रैल का दिन आपको बताया था निश्चित भी किया गया था इसके लिए। और ब्रिटिश सरकार द्वारा जब गांधी जी पर पंजाब और दिल्ली में प्रवेश निषिद्ध किया गया तो उस आज्ञा की अवहेलना करते, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यही है कि कोई भी जो अन्यायपूर्ण कानून है उसका उल्लंघन करना। हालांकि इसमें हिंसा को गांधी जी स्थान नहीं देते थे, तो उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हम इसको एक हिस्सा मानते हैं कि उसी का एक ये उदाहरण भी कहा जा सकता है
कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के उस सरकारी आज्ञा की अवहेलना करते हुए दिल्ली की ओर चले, परंतु उन्हें 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश फैल गया। गांधी जी को तो मुंबई लाकर छोड़ दिया गया, बम्बई लाकर छोड़ दिया गया, किंतु आग भड़क चुकी थी और दूसरी ओर दमन चक्र की गति भी तेज होती जा रही थी। यानी गिरफ्तार करके उन्हें बम्बई लाकर छोड़ दिया, परंतु जो आक्रोश था भारतीय जनता में, राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, उनका और जो आक्रोश है वो ज़बरदस्त तरीके से फैल गया और जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो आग है वो भड़क चुकी थी। तो उसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने जो अपना दमन चक्र है उसकी गति को भी तेज कर दिया। इधर दूसरी ओर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, एक डॉक्टर किचलू और दूसरे डॉक्टर सत्यपाल। पंजाब के जो 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उस गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाकर कुछ निहत्थे लोगों को मार दिया गया। यानी डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध, उसके विरोध के प्रतिस्वरूप, उसका विरोध प्रदर्शित करने के लिए, गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शित करने के लिए 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण 10 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था। कहीं कोई हिंसा, अशांति उस जुलूस में नहीं थी। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वो जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस पर गोली चलाकर जो निहत्थे लोग थे, जो कहीं भी हिंसा में इन्वॉल्व नहीं थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस गिरफ्तारी के विरुद्ध, उन लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को गोली चलाकर मार दिया गया। स्थिति काबू से बाहर हो जाने पर 12 अप्रैल को नगर का शासन सेना के हाथों में सौंप दिया गया। पंजाब की बात है ये। 12 अप्रैल 1919 को जब स्थिति काबू में नहीं रही, हालांकि आंदोलन जो था, गांधी जी ने जो शुरुआत की थी हड़ताल के माध्यम से, उसमें शांतिपूर्ण स्थिति थी पूरी तरह से, कहीं हिंसा का नाम नहीं था। छोटी मोटी कोई घटना हो गई वो एक अलग बात है, बहुत सामान्य घटनाएं। और फिर तो 10 अप्रैल को किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहा था, लोगों ने जो प्रदर्शन किया, हालांकि उसमें बिल्कुल शांति थी, कहीं भी हिंसा का नामो निशान भी नहीं था। और उन शांतिपूर्ण जुलूस निकालने वाले लोगों पर जब गोलियां चलाई गई और उनमें से कुछ निहत्थे लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा मार दिए गए, तो स्थिति थोड़ी काबू से बाहर हो गई। और फिर ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए, दमन चक्र को और तेज करने के लिए 12 अप्रैल 1919 को नगर का जो शासन है वो सेना के हाथ में सौंप दिया गया। और फिर बैसाखी के दिन कौन सा था? 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को उस भयंकर त्रासदी का समय आया जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला देने वाला निहत्थे पुरुषों, औरतों और बच्चों का ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल डाली। यानी जो जलियांवाला बाग, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम जानते हैं, बोलते हैं, बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 का समय था, वो दिन था। और उस दिन जो ब्रिटिश सरकार ने हत्याकांड को अंजाम दिया, वो एक ऐसी घटना थी, एक ऐसा हत्याकांड था जिसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली। ये तारीख इस राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान
रखती है। ये था हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग का भाग द्वितीय। और अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसमें किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, इसको हम भाग 3 में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।